चलिए सर, हम चलते हैं 11th केमिस्ट्री की तरफ। ठीक है, तो इन द लास्ट लेक्चर वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो वहां मैंने एक छोटे सा आपके साथ क्वेश्चंस रेज किए थे जो आपको सोचने चाहिए। वो ये था कि उनको ये लग रहा था कि जो लाइट है वो कंटिन्यूस आनी चाहिए थी, क्योंकि उससे पहले ब्लैक बॉडी आ चुका था। अब ब्लैक बॉडी भी डिस्कस करेंगे इसमें। अभी ब्लैक बॉडी वो होती है जो हीट होने पे सारी रेडिएशन बाहर छोड़ती है, और जब आप सूरज की रोशनी में रखोगे तो सारी रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेती है, इसीलिए उसका कलर ब्लैक होता है। हम जो कलर देखते हैं इसका मतलब ये होता है कि वो बाकी सारी लाइट उस बॉडी ने एब्जॉर्ब कर ली है, बस उसी कलर वाली लाइट जो हमें छोड़ती है, इसलिए हमें वो कलर नजर आता है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कुछ सवाल दे दिया था हमने, वो अभी जो क्वेश्चन है बाकी है। प्लैंक ने भी ट्राई किया था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को अपने तरीके से समझाने के, पर हम उसको यहां डिस्कशन में नहीं इतनी बड़ा ले सकते। वो हम एटॉमिक फिजिक्स +2 में आएगी तब हम डिस्कशन लेंगे, या आप जब अभी तो लेक्चर चल रहे हैं तो +2 फिजिक्स का भी आएगा लेक्चर, तो मैं आपको लिंक को शेयर कर दूंगा। जो थ्योरेटिकली एक्सप्लेनेशन प्लैंक की वहां होगी वो यहां नहीं हो सकते, और क्योंकि अभी आप उस लेवल की सोच में नहीं जा सकते, तो आपको ये थोड़ा डिफरेंट लगेगा। इसी तरह से आज हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भी डिस्कस करने वाले हैं, वो भी पूरी तरह से डिस्कशन जो प्रॉपर होगी वो एटॉमिक फिजिक्स +2 में होगी। तो इस वजह से आज हम थोड़ा सा प्लैंक की डिस्कशन को ये ले लेते हैं कि प्लैंक ने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की एक्सप्लेनेशन देते हुए थ्योरी बना दी। तो आप मानोगे नहीं सर, प्लैंक को पूरी सपोर्ट मिली थी आइंस्टाइन की, काफी कुछ बातें वो आइंस्टाइन ने उसके साथ शेयर की थी, और न्यूटन की थ्योरेटिकल जितना भी कॉर्पस्कुलर थ्योरी जो हमने बोल दिया था डिस्कार्ड होगी ना, तो वो प्लैंक और आइंस्टाइन ने उसको जिंदा रखा हुआ है। आइंस्टाइन इज द बिगेस्ट साइंटिस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट। वो भी न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी यानी एनर्जी पैकेट्स वाली थ्योरी को, प्लैंक को मानता है, मानता था, and he was given Nobel Prize for his explanation of photoelectric effect. Can you imagine this? तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए उसको एक नोबेल प्राइज मिला था इक्वेशन को डेवलप करने के लिए। चलिए, तो हम प्लैंक की थ्योरी ले लेते हैं सर। तो इसकी प्लैंक की थ्योरी की एक एक लाइन अच्छे से पहले हम आप सुनना मेरे से, फिर हम लिखेंगे और समझेंगे। तो प्लैंक ने ये देखा सर कि बहुत सारी लाइट्स जो हैं, बहुत सारी रेडिएशन जो है आ रही हैं, बट कंटिन्यूस तो आ नहीं रही, तो उसने वहां से थ्योरी तैयार कर ली, और वो थ्योरी जो है वो आपको माननी पड़ेगी। तो वो कहता है कि जो पहली हम लाइन देखेंगे तो रेडिएंट जो रेडिएशंस जो भी बाहर आती हैं किसी भी एलिमेंट से, दे आर एसोसिएटेड विद एनर्जी। तो पहली बात है कि रेडिएशंस आर एसोसिएटेड विद एनर्जी। तो ये हमने पहली बात यहां पे मान लेनी। तो जो रेडिएशंस होती है उनके साथ एनर्जी जुड़ी होती है, वो बिना एनर्जी के नहीं होती। एनर्जी इज एसोसिएटेड विद, तो एनर्जी होती है उनके पास, कुछ भी हो। तो आप बोलोगे सर एनर्जी कैसे होती है? तो बच्चों आपने कुछ कई बार एग्जांपल्स देखा होगा कि हम सूरज की रोशनी में जाते हैं तो गर्म हो जाती है चीजें, ठीक है, कोई फील हीट और हॉटनेस। तो वो जैसे बाहर अब मई जून आ रही है तो इंडिया में, नॉर्थन इंडिया में गर्मी का मौसम आ जाता है तो बहुत हीट होती है, ठीक है। तो रेडिएशन की एनर्जी जो रिफ्लेक्शन के बाद हमें फील होती है, अर्थ से जब वो आती है। अब जो रेडिएंट एनर्जी जो कोई बॉडी एमिट करती है सर और एब्जॉर्ब करती है, देखिए रेडिएंट एनर्जी जो बॉडी एमिट करेगी या एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है, इज नॉट अ कंटिन्यूस फिनोमेना। वो कंटिन्यूसली ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब करती है और ना ही कंटिन्यूसली वो एनर्जी को एमिट करती है, बट वो एक डिसकंटिन्यूस फॉर्म में होती है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स। कैसे सर? जैसे ये है मान लीजिए बॉडी, तो ये बोलती है सर कि एनर्जी के पैकेट आ रही है पीछे से,
ऐसे 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 ऐसे। तो ये एब्जॉर्ब कर रहा है, 1 पैकेट 2 पैकेट 3 पैकेट 4 पैकेट। अब जब इसको आप गर्म करोगे तो ये एनर्जी छोड़ता है सर, ये तो आया तो ये छोड़ता है सर, ऐसे पैकेट्स ही छोड़ता है सर, एनर्जी पैकेट्स। ये इनका मानना है सर। आपको याद है कॉर्पस्कुलर्स, न्यूटन की थ्योरी की, वही है सर। अब इनको एनर्जी पैकेट्स बोल दिया। तो रेडिएंट जो एनर्जी है इज नॉट, ठीक है, emitted or absorbed, emitted or absorbed continuously। ना तो भी कंटिन्यूसली सर अब्सॉर्ब हो रही, ऐसे नहीं है कि आप मानो कि रोशनी आ ही रही है और कंटिन्यूसली आप उसको अब्सॉर्ब करते जा रहे हो। आपको एनर्जी पैकेट्स के रूप में एनर्जी मिलनी है, कंटिन्यूस एनर्जी वैसे ही पैकेट में आनी है। इज नॉट अब्सॉर्ब्ड और इमिटेड कंटिन्यूसली, ठीक है, बट डिसकंटिन्यूसली in the form of energy packets, in the form of energy packets। ठीक है, ये पॉइंट दोबारा समझना सर, अभी दोबारा देखो, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। देखिए सर, हमने क्या बोला था कि हाइड्रोजन को लगातार कंटिन्यूस एनर्जी सारी देनी चाहिए, फिर वो थोड़ी थोड़ी रेडिएशन टू दे रही थी वेवलेंथ की, कोई बामर सीरीज लाइमर सीरीज पास से, तो वो कहते हैं कि वो वही एनर्जी का पैकेट छोड़ रही थी। ये सारे एक एनर्जी के पैकेट, एक रेडिएशन है। मान लीजिए अगर ये पैकेट की एनर्जी 5 जूल तो सबकी 5 है, पर ये ध्यान रखना, यही मैं डाउट क्लियर करने के लिए दोबारा लिख रहा हूँ, ये कहीं एक्सप्लेन ही नहीं करते, ऐसे ही लिख देते हैं 5 5, ये जुड़ नहीं जाएगा, ऐड नहीं होगा, बस ये रेडिएशन होगी 5 जूल वाली, 5 जूल वाले एनर्जी पैकेट। आप चलो ऐसे मान लो, चले, ठीक है ना, आपको ये ज्यादा अच्छा लगेगा, ये समझाने के लिए है, ऐसा ही नहीं है कि ये सही है, पर ये समझाने के लिए है। ये देखिए, अब ये सारी पैकेट वेव ही 5 जूल वाली है, ये एनर्जी जो आ रही है वो 5 जूल वाली एनर्जी आपको आ रही है, बस ये नहीं कि सारे पैकेट्स वाली एनर्जी। अब दूसरी जो एनर्जी बाहर निकली वो मान लीजिए 7 जूल वाली निकल गई। तो रेडिएंट एनर्जी इज नॉट emitted or absorbed continuously but discontinuously in the form of energy packets। तो वो एक रेडिएशन होती है, कंटिन्यूसली आ रही वो एनर्जी। आप मान लीजिए एनर्जी लगातार ही आपको मिली जा रही है, बढ़ रही है कंटिन्यूसली, मतलब 1 जूल से लेके 1 जूल से लेके 100 जूल तक की सारी एनर्जी आते हैं, वो नहीं आती है। एक 5 जूल वाले पैकेट निकल रहा है, 5 ही निकल रहा है, 5 7 जूल वाला आ रहा है तो 7 ही आ रहा है, बस वो ऐड उड नहीं होगा, 7 7 ऐसे ऐसे जोड़ते नहीं जाओगे पैकेट्स को, वो रेडिएशन मानी जाएगी ऑफ एनर्जी 7 जूल वही मिल रही है। तो ये याद रखना, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी या फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स, एक ही बात है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट, अब तीसरे पॉइंट की हम डिस्कशन पहले ले लेते हैं, पहले हम देख लेते हैं कि वो क्या लिखना है। सो ईच एनर्जी पैकेट जो होगा सर, हर एक पैकेट इज एसोसिएटेड विद ए डेफिनेट फॉर्म ऑफ एनर्जी, उसमें एक डेफिनेट फॉर्म ऑफ एनर्जी होगी जिसे हम क्वांटा बोलते हैं सर। सो एवरी एनर्जी पैकेट, या ईच कर लेते हैं, ईच एनर्जी पैकेट इज एसोसिएटेड विद अ डेफिनेट एनर्जी। मैंने बोला अभी पॉइंट आपको, डेफिनेट एनर्जी 5 जूल 7 जूल 8 जूल, डेफिनेट एनर्जी विद डेफिनेट एनर्जी एंड कॉल्ड क्वांटा, हम उसे क्वांटा बोल देते हैं। एक डेफिनेट एनर्जी पैकेट है, उसमें वही पैकेट वाली एनर्जी है, वही आएगी। समझ लगी बात आपको, ये नहीं है कि कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ एनर्जी मिलेगी, एक ही रेडिएशन में सारी एनर्जीज आ जाए, ऐसा नहीं है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, तो ईच जो पैकेट ऑफ एनर्जी है वो एसोसिएटेड है कि डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज नोन एज क्वांटम। हमने बोला क्वांटा और क्वांटम आप दोनों दिन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर ये लाइट एनर्जी का है, अगर इफ द क्वांटम इज ऑफ अ लाइट,
इफ द क्वांटम इज ऑफ लाइट, हम लाइट कैसे बोलते हैं, जो हम विजिबल में देखते हैं, देन इट इज कॉल्ड फोटोन, तब हम इसे फोटोन बोलते हैं, फोटोन ऑफ लाइट। लाइट को हम बोलेंगे हमेशा जो लाइट हमें विजिबल है, दिखती है। तो अगर वो लाइट जो है, each energy packet is associated with a definite energy and is called quantum, and if the quantum is of the light then it is called a photon। अगर वो लाइट वाला विजिबल रीजन वाला है तो वो क्वांटम एनर्जी पैकेट को हम फोटोन बोलते हैं, एनर्जी पैकेट को फोटोन बोलते हैं। ये बात समझ लगी आपको, अच्छे से क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलिए अब देखें, अब तो तीनों पॉइंट्स आपको पता चल गए हैं। ये रेडिएंट एनर्जी एसोसिएटेड विद एनर्जी है पक्का, डिसकंटिन्यूअस मेथड ऑफ अब्सॉर्ब है सर, ठीक है, और डिसकंटिन्यूअस क्या है? अब दोबारा ये एनर्जी पैकेट्स आ रहे हैं सर आपके पास, मान लीजिए 5 जूल, मैं बताता हूँ इस रेडिएशन की एनर्जी क्या है, 5 जूल। आप बोलोगे कि 7 जूल वाली एनर्जी मिलेगी, इसमें नहीं मिलेगी। आप बोलोगे नहीं, थोड़ी देर में पड़ा रहने से गर्म हो जाएगी, गर्म हो जाएगी तो उसमें 7 जूल तो हो ही जाएगा। सर यहाँ डिफरेंस है, यही डिफरेंस है, ठीक है, ये दो फिजिक्स का डिफरेंस है सर, क्लासिकल फिजिक्स है, क्वांटम फिजिक्स है। क्लासिकल फिजिक्स ये मानती है कि रेडिएशन जब वहां से आ रही है वो धीरे 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 उसकी एनर्जी बनती जाती, बिल्ड होती जाती, ऐड होती जाती है, वो मानती है सर, वो भी सही है, जुटला तो उसको भी नहीं सकते। समझे आप? इसमें क्या करें बताएं? आप बोलोगे सर गर्म तो हो ही जाती है, ठीक है, पड़ी रहेगी तो बहुत सारा हीट आ जाएगी उसके, वो अलग से सही है, क्लासिकल है ना वो तो अलग से सही है। पर ये क्वांटम फिजिक्स मानती है कि ये वाला 5 जूल वाला एनर्जी पैकेट है, तो इसकी रेडिएशन 5 जूल ही है, ये सारे एनर्जी पैकेट एक जगह पे गिर के ऐड नहीं हो जाएंगे, इसमें 5 जूल वाली एनर्जी ही मिलती जाएगी। फिर अलग बात है ना सर, अब ये देखिए ना, आपने किसी पे धीरे धीरे 5 जूल वाली एनर्जी फेंक रहे हो आप, तो वही रहेगी। अब उसको एडिशन होगा नहीं होगा, वो क्लासिकल और क्वांटम फिजिक्स दो अलग अलग बातें हैं, ये अभी भी इनमें चल रहा है, अभी भी ये क्लियर नहीं है किसी में। देखिए कुछ बातें जो हैं वो क्लासिकल फिजिक्स, जैसे मैंने बोला ना आपको कि सूर्य से रोशनी आ रही है, आप ऐसे एक बैटल लेके रुक जाओ तो आप बोलोगे सर कंटिन्यूसली इसने तो एनर्जी अब्सॉर्ब की है, क्योंकि ये धीरे धीरे इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये गर्म हो रही है। परफेक्ट है, क्लासिकल फिजिक्स के लिए ये परफेक्ट है, ठीक है, ये बात होगी। अब ये दूसरी फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स अपनी, ये कहती है कि एक पैकेट आता है। अब ये जो बातें है ना सर, सोलर एनर्जी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो आगे मैं आगे बताऊंगा, वो क्लासिकल फिजिक्स नहीं बता पाते, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती अपनी चीजों से, तो फिर ये भी अलग से चल रही है, ये अलग से काम कर रही है, ठीक है। तो ये आपको मैंने बोला ना, अभी यहाँ आप इसके दिमाग में ये क्वेश्चन लगा लो, अभी वो मत करना कि ये समझ नहीं आया। अरे भाई आप फिजिक्स में एंटर हो रहे हो, वो एटॉमिक फिजिक्स में आपको आएगा, तो इतना तो फिजिक्स की या केमिस्ट्री के लिए आपको थिंकिंग ब्रेन बनाना ही पड़ेगा, सर्चिंग में जाना पड़ेगा, और कहीं नेट से कुछ और देखना पड़ेगा। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको मानने ही पड़ेंगे कि ये क्वेश्चंस रहते हैं, ब्रेन में रहेंगे, तभी ये कुछ एक्सप्लेनेशन देते जाएंगे, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ, अब क्या सर, ठीक है, अब ये देखिए सर, द मैग्नीट्यूड, फोर्थ पॉइंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी ऑफ क्वांटम is directly proportional to frequency of wave। तो जो ए क्वांटम की एनर्जी होगी, जो उस रेडिएशन के साथ क्वांटम अटैच है, वो उसकी एनर्जी जो है वो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी पे ही डिपेंड करती है। That is, E is directly proportional to nu, when nu is frequency, or E equal to h, where h is Planck's constant। ये है
प्लैंक्स का कांस्टेंट। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी ऑफ अ क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव और रेडिएशन। रेडिएशन बोलो इसको। एनर्जी की बात कर रहे हो तो ये हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी जो ऑफ अ रेडिएशन। अब इसकी वैल्यू क्या है सर? प्लैंक की जो वैल्यू है जो आजकल चल रही है वो है 6.625 10⁻⁻, ठीक है, 34, और ये आ गया जूल सेकेंड। ये है इसकी एनर्जी, आपको मान सकते हो इसको। ठीक है, ये आ गया इसका सर। तो ये प्लैंक का कांस्टेंट है सर, ये है एनर्जी ऑफ ए क्वांटम। अब उसके पास इतनी एनर्जी है, वो क्वांटम आपको मिलता जाएगा, वो पैकेट्स के रूप में आपको एनर्जी सारी मिल जाएगी, आप उसको यूज कर सकते हैं। समझे बात? अब एनर्जी जो अभी क्या है सर, अब ये भी एक जो पॉइंट है सर, एनर्जी ऑफ क्वांटम इज इंटेग्रल मल्टीपल। ये ध्यान रखना, मैंने समझा दिया, मल्टीपल ऑफ वन क्वांटम, क्वांटम्स क्वांटम, दैट इज इक्वल टू एनर्जी। ये इंटेग्रल सर, आप हाफ क्वांटम एनर्जी नहीं ले सकते। यस, ये आपको इंटेग्रल मल्टीपल में मिलेगा। आपको 1 क्वांटा, 2 क्वांटा, 3 क्वांटा, 4 क्वांटा, 5 क्वांटा, 6, 7, 8 जितना मर्जी ले लो, पर आप 7.5 क्वांटा नहीं ले सकते, आप 8.5 क्वांटा नहीं ले सकते, आप 2.5 क्वांटा नहीं ले सकते। फ्रैक्शन वैल्यू में क्वांटा नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब सर एनर्जी डिसकंटिन्यूस है। आपको एक डेफिनेट वैल्यूज ऑफ एनर्जी मिल जाएगी, दूसरा नहीं मिलेगी। जो आप चाहते हो वो एनर्जी हो, वो नहीं है। तो यही तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में था, डिसकंटिन्यूस एनर्जी। अलग अलग थोड़ी बहुत वेवलेंथ, पूरी तो नहीं था ना, पूरा स्पेक्ट्रम माने कॉस्मिक से ऐसे। ये है पूरा स्पेक्ट्रम सर हमारा। हम अगर हमें कहीं मिल जाए तो ये मिले, इसमें सब तरह की रेडिएशन है सर। ये है हमारा कंटिन्यूस एनर्जी। ये तो नहीं मिलता हमें तो बीच में से कुछ रेडिएशन मिलती है जिसको हम लाइन से कर देते हैं सर। मान लीजिए इस रीजन में आपको याद है ना, कहाँ का अल्ट्रावायलेट में लाइमन की सीरीज मिलती थी, बामर की सीरीज थी विजिबल में, और बाकी जो तीनों थी वो इंफ्रारेड। वो रेडिएशन मिली बस, बाकी तो मिली नहीं। यानी इस एनर्जी वाली रेडिएशन मिल गई, इस वाली मिल गई, ये मिल गई, बाकी तो नहीं ना मिला। तो डिसकंटिन्यूस हुआ एनर्जी। तो वही तो बोल रहे हैं, वो डिसकंटिन्यूस मिलेगा आपको। ये एक्सप्लेनेशन कहीं आगे और करे थे। तो हम सर यहां से चलेंगे आगे, ये हमारी बात है। तो हमने क्या, ये वाला जो बात है ये फोर्थ वन, ये आपको केमिस्ट्री में बहुत काम आएगा आगे। मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी क्वांटम is directly proportional to frequency of the radiation and E is directly proportional to nu और E is equal to h nu। ये आपको समझ लग गया। तो क्वांटम में एनर्जी की वैल्यूज हमने निकाल ली। ये हमारी प्लैंक की थ्योरी है सर। अब मैंने थ्योरी और प्लैंक तो करवा दिया, अब इस थ्योरी को प्लैंक ने कैसे बनाया ये नहीं करवाया मैंने आपको। प्लैंक ने इस थ्योरी को कैसे बनाया ये नहीं करवाया मैंने आपको। तो ये इतनी डिटेल में चाह भी नहीं सकते। आगे करते हैं सर फोटो इलेक्ट्रिक। ये देखिए यहां कुछ करेंगे, ठीक है, यहां कुछ करेंगे सर। देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, पहले तो डायग्रामेटिकली समझेंगे इसको। तो ये है सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये मेटल की सरफेस है और ये सरफेस पे सारे ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं। मेटल की सरफेस है, ये ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं यहाँ। अब ये बाउंड है सर नीचे सरफेस प्लस, ये बाउंड में है ऐसे, ये बाउंड है, बंधे हुए हैं, ठीक है। अब होता क्या है सर, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बंधे हुए हैं, तो किसी ने एक रेडिएशन फॉल कराई यहाँ, तो ही सा दैट इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल गया। तो फोटोन है लाइट वाला,
तो फोटोन जब फॉल किया तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया सर यहां से। अब वो तो हैरान हो गए कि ये क्या हो गया सर, हाउ इज पॉसिबल। तो ये कैसे हुआ, इसके एक्सप्लेनेशन ढूंढने लग जाते थे। पहले फिनोमिना होता है, बाद में थ्योरी बनती है, पता है आपको। तो थ्योरी बनाई जाती है सर, थ्योरी क्या करते हैं, बनाते हैं वो, जो उस फिनोमिना को जो प्रैक्टिकली हुआ है उसको एक्सप्लेन कर दे, सूट कर दे। अब कई बार सर क्या होता है, प्रैक्टिकली तो चीज हो रही है, वो तो हो रहा है सर, बट उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। जब उसकी कोई थ्योरी बनाते हैं तो कुछ लोग उसमें गलती भी निकाल देते हैं, पूरी थ्योरी एक्सप्लेनेशन हो नहीं पाती, पर एक्सपेरिमेंट ही सही चल रहा होता है। बस यही साइंस है, ठीक है। अब जैसे एटम है तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, एटम तो शुरू से, जैसे हमारा जन्म हुआ, जैसे सिविलाइजेशन बनी, अर्थ बनी, तो एटम तो बन गया। अब एटम कैसा है, इलेक्ट्रॉन कैसे जो प्लेस है, कहाँ है, ये सारा कुछ सर करते करते आज भी परफेक्टली नहीं पता लग रहा, हम एक्सप्लेन न कर पा रहे, समझे आप। तो इसी तरह से ये है सर, बस चले हम आप बनाओ फिर एक्सप्लेनेशन। मैंने आपको कुछ हिंट दे दिया, आप बोलोगे सर ये बंधा हुआ है तो किसी ने इतनी ताकत दी थी कि ये बॉन्ड टूट गया और ये भाग गया, तो ठीक है सर, परफेक्ट है, अच्छा है, ये थ्योरी चलती है, बिल्कुल सही है। अब मैं बताता हूं, उन्होंने पहले ये मारी थी सर, मान लीजिए 10 जूल की रेडिएशन मारी और वो टूटा और भाग गया, तो क्या दिक्कत है सर, परफेक्ट है। पर किसी ने कहा कि आप इससे कम की एनर्जी तो मारो, 10 जूल वाली मारी है तो 5 जूल मारी सर, बाहर ही नहीं आया इलेक्ट्रॉन, ये कैसे हो गया सर, हो गया था क्योंकि क्लासिकल थ्योरी ये कहती है, देखिए अगर वो टूटा है, यहां से भागा है, तो यहां से बॉन्ड छुड़ाया कैसे उसने, एनर्जी से, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ने हीट एब्जॉर्ब की, एनर्जी आ गई, वो तड़क के देने भागा बाहर, ठीक है ना। तो ये एनर्जी तो पीछे से आ रही थी सर लगातार, मान लीजिए तो घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे के बाद इतनी एनर्जी हो जानी चाहिए थी कि यहां से टूट के वो भाग जाता। आप मानोगे नहीं सर, इसमें इसको करते करते 3 दिन लग गए, तब इलेक्ट्रॉन भागा। पर अगर 10 जूल की रेडिएशन फॉल कराते हैं तो इंस्टेंट प्रोसेस, विद इन सेकेंड। अब यहां फंस गई सर, आज भी फंसी हुई है साइंस, दिस इज द क्वांटम फिजिक्स। अब यहां फिजिक्स के 2 दायरे हैं सर, आप आगे भी चाहोगे 2-2, 3-3, 4-4 दायरे बनते जाएंगे, कुछ एक्सप्लेन होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ किसी को मैथमेटिकल कर देंगे, किसी को कैसे कर देंगे, वो करते ही जाते हैं सर। अब 10 जूल वाले ने जल्दी कर दी, 1 जूल वाले ने, अब इतना फर्क थोड़ी आ गया कि 5 से जूल में तो 3-4 दिन के बाद निकला, लगातार फॉल करवाते रहे, गर्म हो गई तो निकल गया, 10 जूल से 1 सेकंड, इतना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। तब सर एक्सप्लेनेशन में आइंस्टाइन और उसके ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट बोले कि हमने तो बोला था कि ये एनर्जी पैकेट्स हैं, ये तो वट्टे हैं, वट्टे नहीं होते, स्टोन पेबल्स। तो पेबल जब एक सूटेबल एनर्जी का कहीं लगता है ना सर, तो फिर छुड़वा देता है। जैसे हमने पेड़ पे आम लटका हुआ है तो उसको गिराने के लिए आप तो गिराते हो ये हो, तो कुछ लोग क्या करते हैं, उसको ईंट या कोई छोटा पेबल भी मारते हैं, तो वहां से वो स्ट्रक ऑफ हो जाता है, उस तीव्रता से एनर्जी से जाता है। तो वो कहता है कि वही हाल ये 10 जूल वाले करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो आप मानते हो कि कंटिन्यूस एनर्जी है वो गलत है, दीज आर एनर्जी। तो यहां से उन्होंने कुछ बना दिया सर, ठीक है। तो क्या है सर, एनर्जी is in form of packet, in form of packets, ठीक है। एंड देन हाँ ध्यान से देखिए, रेडिएशन ऑफ suitable energy falls on the surface, it take out या eject electron
एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सरफेस ऑफ मेटल, तो मेटल की सरफेस से वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर लेता। तो हमने सर ये पढ़ लिया कि ये तो नीचे बाउंड है, इसको हमने बोल दिया बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, जिससे एटम में न्यूक्लियर के साथ इलेक्ट्रॉन बाउंड है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्लस माइनस में वो बाइंडिंग एनर्जी बोलेंगे। इसके बहुत सारे नाम है सर, थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोलते हैं, इसको वर्क फंक्शन भी बोलते हैं सर। ये इतने नाम रखे कि धरो मत, इसमें नाम ही है तो क्या हो, ठीक है। सरफेस ऑफ मैटर। नाउ द एनर्जी ऑफ falling radiation must be greater than threshold और बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी बीई में लिखेंगे और थ्रेशोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन मस्ट बी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। समझी बात आपको, ठीक है। अब क्या हुआ सर, मान लीजिए सर ये है बाइंडिंग एनर्जी इसकी 5 जूल, मान लीजिए तो 5 जूल तो एनर्जी इसकी सर इधर ही वेस्ट होगी। 10 तो इसके पास टोटली थी, 5 इसने इसको बाइंड में से छुड़वाने में लगा दी, तो बाकी 5 जूल से ये काइनेटिक एनर्जी लेके भागेगा। भागते हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 5 जूल की होगी और वो काइनेटिक एनर्जी के होगी। आप समझे ये बात। तो एनर्जी पैकेट फॉर्म में आती है रेडिएशन में सूटेबल सर, सूटेबल एनर्जी। सूटेबल कैसे है, मोर ग्रेटर देन बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी मतलब क्या है, जिससे वो नीचे को बाइंड हुआ, उससे ग्रेटर होनी चाहिए। तो फिर ये उतनी उसको देता है, भाई 5 जब मैंने दे दिए जोड़ इसको, तो वो कहता है 5 मेरे पास और है, 5 तो यहाँ तूने वेस्ट करवा दी मेरी, 5 बाकी बची, ले जाओ भाग जा, ले जाओ और भाग जा। तो यही तो है हमारा सोलर एनर्जी। धूप में जब गिरती है लाइट तो वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिकल्स, तो पार्टिकल को बाहर निकालने के लिए इंस्टेंट होती है ना, ये थोड़ी कि धूप आज पड़ी तो 3 दिन के बाद लाइट आएगी, तब तक तो रात आ जाती है। इंस्टेंट प्रोसेस है, तो इंस्टेंट में तो फिर वो पार्टिकल में चाहिए, लेबल मार आपने बॉल मारी तो वहां से चल पड़ी वो बॉल आगे, ठीक है। तो ये है अपना एनर्जीज इन द फॉर्म ऑफ पैकेट, तो फिर वो ग्रेटर देन। अब थ्रेशोल्ड एनर्जी से ग्रेटर आप एनर्जी फॉलिंग रेडिएशन मस्ट बी ग्रेटर देन बाइंडिंग एनर्जी और टोटल एनर्जी और वर्क फंक्शन टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, इससे ज्यादा होनी चाहिए तभी वो भागेगा। एंड ठीक है, एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू रेडिएशन एनर्जी माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी। बाकी तो हुआ, ये समझाई बात आपको, समझिए। चलिए अब ये तो आपको पता लगी है, ये है फोटो। अभी मैं फिर बताता हूँ सर, इतनी डिटेल में करेंगे इसको +2 की एटॉमिक फिजिक्स में कि आपको फोटो इफेक्ट का जो मैं अभी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो डिटेल में होगा। ये केमिस्ट्री में इतना है नहीं डिटेल। तो पहले तो आप ये निकल जाओ इस फिनोमेना से केमिस्ट्री फिजिक्स में। कुछ चैप्टर ऐसे हैं सर जो दोनों के कॉमन से माने जाते हैं, तो रादर वो मानी फिजिक्स के जाते हैं। अब धीरे धीरे आप आगे जाओगे ना सर, BSc MSc वहां से आगे, तो आपको पता चलेगा सब कुछ का जो बाप है साइंस का वो मैथ्स ही है, सब उसी के पैरों में ही आते हैं। चाहे वो ऑर्गेनिक हो, कुछ उसमें भी काफी सारी कैलकुलेशन, ये वो इंटीग्रल, ये वो सब मैथ्स से ही होता है, ठीक है। तो चलिए हम सबको सर अब क्या करेंगे, हम सारी एनर्जीज को प्लैंक के कॉन्सेप्ट के साथ, एनर्जी मैंने बोला था कि आप इसको देख लीजिए सर, हर एनर्जी को hν से स्केल कर सकते हैं। तो इसको लेंगे सर hν0, ये थ्रेशोल्ड वाली को हम एनर्जी को, मतलब हो सकता है कि ऐसी रेडिएशन को
जिसकी एनर्जी ऐसे 5 जूल हो तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो तो सकता है ना ये वाला। अब इसको लिखेंगे एच न्यू सर और इसको हाफ एम स्क्वायर। तो यहां से बना सर एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम बी स्क्वायर और हाफ एम बी स्क्वायर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ये क्या सर, जो रेडिएशन फॉल की है ये माइनस बाइंडिंग एनर्जी है और ये काइनेटिक एनर्जी। हमने खुद से हर एनर्जी को रेडिएटेड एनर्जी की फ्रीक्वेंसी के रूप में लिखा, प्लैंक कांस्टेंट को इन्वॉल्व किया। हमने किया सर ऐसे, हम कह सकते हैं कि ये 10 जूल वाली रेडिएशन इस फ्रीक्वेंसी की होगी और जितनी ये 5 जूल एनर्जी यहां वेस्ट कर रही है वो भी किसी ना किसी रेडिएशन की एनर्जी मान सकते हैं। उस रेडिएशन की वेव फ्रीक्वेंसी इतनी होगी एच न्यू प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, वो है उसकी काइनेटिक एनर्जी। और हाफ एम वी स्क्वायर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ठीक है, तो आगे हम इसको क्या कर सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, एच ये न्यू सी बाय लैम्डा एच सी बाय लैम्डा नॉट। अब ये लैम्डा है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, इसको बोलते हैं सर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सर, और इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो ये आ गया सर अपना एच सी कॉमन 1 बाय लैम्डा और 1 बाय लैम्डा नॉट, ये आ गया हाफ एम वी स्क्वायर। ये इसको एक्सप्लेनेशन को मैथमेटिकल के रूप में ऐसे देने से आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला था। देखिए आइंस्टाइन की सबसे अच्छी थ्योरी या सबसे कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। तो अब उसको तो प्राइज दिया नहीं क्योंकि वो समझ ही नहीं गई तब तक, शायद अभी थोड़ी बहुत समझ आनी शुरू हुई है या आ चुकी है, ठीक है। तो अब वो आफ्टर डेथ तो दे नहीं सकते हैं, तो उन्होंने इसका तो दे रखा था आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज फॉर फोटोइलेक्ट्रिक। अच्छा चलिए, ये पता चला सर ये कहां से आ गया। तो हम इस रेडिएशन, इस एनर्जी को रेडिएशन की एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, इसको भी रेडिएशन एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं और हाफ एम वी स्क्वायर आ गया। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेव जो है एनर्जी है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है और ये वेवलेंथ ऑफ बाइंडिंग है। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन जो फॉल की। अब ये सारा कुछ कैसे होगा, देखिए सर, अगर ये न्यू नॉट से लेस है, अगर ये न्यू इससे कम है तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी। तो एनर्जी नेगेटिव कब होगी, वो बाहर ही नहीं आया, वो बाहर नहीं आया। ये समझ लगी बात। अब मैं एक बात बता देता हूं सर, यहां आ गया ये वाला काम। अब दोनों तरफ आ गए, ऐसे करो इसको, सॉरी फॉर दैट। अगर हम इसको कन्वर्ट करें सर वेवलेंथ में तो ये बनेगा सर अपने को सी लैम्डा शुड बी लेस देन सी लैम्डा नॉट। अब सी हटा दिया आपने, ये 1 बाय लैम्डा, ये 1 बाय लैम्डा नॉट। अब इसको रिवर्स करो तो रिवर्स में क्या हो जाएगा आपका, ये क्या है, ये अगर वो बाहर आना तो ये नहीं, ऐसा नहीं है, अगर वो बाहर आना वो मैं अगर ये छोड़ दूं, मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है तो ये न्यू फॉलिंग वाली न्यू नॉट इससे ज्यादा होनी चाहिए। तो वो मैं एक बात समझाना चाहता था, वो कंफ्यूज ही हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब 1 बाय लैम्डा ग्रेटर देन 1 बाय लैम्डा नॉट। अब रिवर्स करो, लैम्डा मस्ट बी लैम्डा नॉट। देखिए रेडिएशन में फ्रीक्वेंसी का रूप बोलोगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन थ्रेशोल्ड से ज्यादा होनी चाहिए तभी इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा। यहाँ फॉलिंग जो है रेडिएशन की वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होनी चाहिए, ये समझाना चाहता था मैं। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल तो ये तो याद नहीं रहेगा आपको, ऐसे लगेगा ये पता नहीं समझ। अब अगर तो पेशेंस है आपके पास तो ये लेक्चर आपने सुन लिया तो आगे चलने दीजिए। देखिए हर लेक्चर के बाद कुछ ना कुछ मैं भी बोलता हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एंड तक देखते रहेंगे, एंड तक आएगा कुछ आएगा, तो वही आ रहा है सर। क्या आ रहा है, न्यूमेरिकल सर, और क्या, न्यूमेरिकल से कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो चलो पहला क्वेश्चन करते हैं सर हम अपना। तो ये है पहला क्वेश्चन हमारा, ये सर एनसीईआरटी से आपका। ये आपको ना एक मैं बात बता देता हूँ सर, देखिए आपने बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स देखेंगे, बहुत कुछ देखेंगे, यहाँ थोड़ा चेंज मिल जाएगा आपको।
वो चेंज किया, मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ। आपको हर टॉपिक के एनसीईआरटी मिलते हैं यहाँ, टॉपिक हुआ एनसीईआरटी साथ के साथ डिस्कशन में आ जाएंगे। यहाँ जो क्वेश्चन चाहिए या न्यूमेरिकल चाहिए, तो इससे पैटर्न बना रहता है आपको पढ़ने का। एक बार सीधा ही एनसीईआरटी दे रखे होते हैं, वो तो आप एंड में कभी चैप्टर कर लिए तब देखोगे। तो यहाँ एनसीईआरटी क्वेश्चन हम देखते हैं पहला। तो ए फोटोन ऑफ अ वेवलेंथ क्वेश्चन है। ए फोटोन का बोलते हैं जब लाइट होती है, फोटोन ऑफ अ वेवलेंथ, तो वेवलेंथ लैम्डा ऐसे लिख लेते हैं 4 × 10⁻⁷ मीटर। स्ट्राइक्स अ मेटल सरफेस, स्ट्राइक्स अ मेटल सरफेस, मेटल सरफेस तो स्ट्राइक कर दिया सर, ठीक है। विद वर्क फंक्शन, विद वर्क फंक्शन ये आ गया अपने पास 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ, कैलकुलेट द एनर्जी फोटोन, कैलकुलेट, ये देखते हैं सर एनर्जी ऑफ फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन क्या है सर, ये कैलकुलेट कर दीजिए, वो बोलता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कमाल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उसको कैलकुलेशन चाहिए, कोई बात नहीं, कर देंगे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन, ये सब कुछ एक ही में आ रहा है, कोई बात नहीं, वो भी कर देंगे। और वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, ये तो करने की जरूरत नहीं थी। वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो भाग रहा है ना उसकी वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी कर तो दी, ठीक है। तो इसमें क्या, अब वो वर्क फंक्शन है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन सर, एनर्जी फोटोन ई एच वी एच इंटू सी बाई लैम्डा, ये आ गया अपने पास। एच क्या था सर, 6.625 10⁻34, तो ये 8 4 × 10⁻⁻। सर ये तो जूल में आएगा, मीटर है सारे, और मीटर पर सेकेंड है वेलोसिटी, तो हमें तो आंसर इसमें चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कोई बात नहीं है, 1.6 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दीजिए, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाएगा। तो ये आ गया आपका सर 3.10, ये देखिए आंसर सर। तो बस बन गई बात, ये वर्क फंक्शन सर। काइनेटिक एनर्जी कितनी, ये हाफ mv स्क्वायर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, यानी कि एनर्जी ऑफ फॉलिंग रेडिएशन माइनस वर्क फंक्शन, तो ये है अपना 3.10 इलेक्ट्रॉन 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो क्या दिक्कत, हमें क्या, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, जो माइनस कर देते हैं 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये तो आ गई सर इसकी काइनेटिक एनर्जी। अब जूल में चाहो तो जूल में बना दो उसको, उसको क्या दिक्कत है अपने को, हमें तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर तो डिवाइड करते हैं जूल को इससे, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आता है। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जूल में आ जाएगा। ये आगे एनर्जी से। तो आगे चलते वो बोल के ना लेक्चर्स हैं 5-6 रोज के, तो थोड़ा गला हो जाता है ऐसे। चले वेलोसिटी सर 2 × 0.97 1.6 10⁻⁻19 और डिवाइडेड बाय क्या आ गया सर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 - 31 किलोग्राम। ये आ गया सर अपने पास, सीधा ही आ जाएगा ये तो 9.1 10⁻31, ये वाला डाला तो ये आ गया 584 10⁵ मीटर पर सेकंड, क्वाइट अ लार्ज वेलोसिटी भागने के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है सीधा, आपको धीरे धीरे अभी और क्वेश्चन आएंगे। ये सारा हमने प्लैंक कांस्टेंट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जोड़ के इसको एक क्वेश्चन को बना हुआ था, वो उसको हमने सॉल्व किया, ठीक है। आप इसको देखोगे तो धीरे धीरे ये क्वेश्चन आपको और अच्छा लगेगा, ठीक है सर। चलिए आगे देखते हैं, जैसे ही क्वेश्चन और होगा। चलिए तो ये क्वेश्चन और ले लेते हैं सर, ये भी एनसीईआरटी का है। द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम एटम is 1.9 electron volt. Calculate the threshold wavelength. Calculate
थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो इसकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी, एंड फ्रीक्वेंसी दोनों कर देते हैं, एक ही में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इफ द सीजियम एलिमेंट इज इरेडिएटेड विद द वेवलेंथ ऑफ 500 नैनोमीटर, इफ सीजियम इज irradiated with frequent wavelength of radiation of wavelength, सर थोड़ा पेशेंस रखिए करें क्वेश्चन लिखने तक, ठीक है। 500 नैनोमीटर, देन कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी का अपने आप कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए सर, वर्क फंक्शन है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हमें थ्रेशोल्ड वर्क फंक्शन ई एच इक्वल इतने जाओ सर। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पहले निकालेंगे, जो ये वर्क फंक्शन वाली होती है इसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो ये आ गया 6.625 10⁻³ वोल्ट पर सेकेंड, 34, तो ये पर सेकेंड भी आ जाएगा आपके पास, तो ये आ गया 4.5 9 10⁻14 पर सेकेंड, ये आ गया सर अपने पास, समझे आप। तो वेवलेंथ भी निकाल लेंगे सर, लैम्डा कैसे आएगा, c/μ0, तो c 3.8, ये वाला डाल लो, तो ये आ गई अपने पास वेवलेंथ भी ऐसे, तो ये आ गया आपके पास 654 10⁻⁹ मीटर और 654 नैनोमीटर, ठीक है। देखिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ करती, और अब क्या करना है 500 नैनोमीटर की, ये देखिए सर, ये देखिए सर, ये मानिए इसको इतनी चाहिए, ध्यान दीजिए सर, ठीक है। वो है, अब होगा क्या, मैंने पहले बोला था ना आपको, ये वेवलेंथ वाला फंडा याद रखना है, ठीक है। तो अब इसका क्या आएगा सर, ये देख लेते हैं सर। इसमें से देखिए वेवलेंथ कम होनी चाहिए फॉलिंग की थ्रेशोल्ड से, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए, ये सिंपल बात है। अब क्या करें, चले वो आपको मैं एक फॉर्मूला बता दिया था ना आपको, हाँ सर बता दिया था, ये इसको छोड़ देते हैं 6.4, तो आपको याद होगा सर ऐसे लिखा था हमने, ½ m v² h c 1/λ, ये लीजिए सर। अगर लैम्डा नॉट ग्रेटर होगा तभी तो ये आंसर पॉजिटिव में आएगा। तो आप सबकी वैल्यू जानते हो सर, सबकी वैल्यू जानते हो, लैम्डा की जानते हो, ये लैम्डा है, लैम्डा नॉट एच सी सबकी वैल्यू जानते हो, तो काइनेटिक एनर्जी तो मैं बोलूंगा सीधा लिख देता हूं भाई, इतनी कैलकुलेशन तो आप करेंगे, ठीक है। मास भी हमें पिछले क्वेश्चन में बताया, वो भी आप कर सकते हो सर, मास को भी निकाल सकते हो, तो वेलोसिटी यहां से आ जाएगी आपकी 4.53 10⁵ मीटर पर सेकेंड, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻⁻31 kg, वो डाल के एंड्रूस करके आ जाएगा। अब इतना तो आना चाहिए, अब डिटेल तो इतनी तो है, वो मैंने क्वेश्चन लिख के क्वेश्चन आपको करवा दिया, समझा था बात आपको। तो इस तरह से एनसीईआरटी में आपको एक पैसे तो ये ऐसे ही चलते रहेंगे क्वेश्चंस, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ बदल जाएंगे थोड़ा बहुत जो इसकी वर्डिंग्स आएंगी और देखेंगे इसमें आगे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं सर, बढ़िया सा है क्वेश्चन वो मेरे पास ऐसा, ये वाला, तो ये क्या है सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक radiation of wave length 285 nanometer is just sufficient to ionize the potassium atom.
व्हाट इज द आयनाइजेशन एनर्जी? व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ पोटेशियम? ठीक है सर, चलिए पहले तो ये सुन लीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या वेवलेंथ इतनी जस्ट सफिशिएंट टू आयोनाइज। सर आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब ये इलेक्ट्रॉन बस सरफेस से बाहर ही है, आगे नहीं, थोड़ा सा बाहर निकाला है, वही है इसकी आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? एनर्जी सप्लाइड टू एन एटम टू टेक आउट वन इलेक्ट्रॉन। ये हमने 10th में पढ़ा हुआ है, कहीं से आप आगे आ रहे हो। तो जो जस्ट सफिशिएंट है इसका मतलब है वो इलेक्ट्रॉन को सरफेस पे ले आई है, यही होता है आयनाइजेशन। अब उसकी आगे तो किसी को डोनेशन करनी है नहीं करनी है, तो ये आ गया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जस्ट सफिशिएंट है इसका, तो आयनाइजेशन एनर्जी ही यही बनेगी hc/λ। सिंपल, यही आयनाइजेशन एनर्जी जो जस्ट सफिशिएंट वाली। तो भर दीजिए वैल्यू से, लैम्डा ठीक है, तो ये इतने जाउल आ जाएगी 420 किलो जाउल ये बन जाएगी सर। ठीक है, और एक मिनट सर मैं अभी आपको बता देता हूँ, ये आयनाइजेशन एनर्जी में थोड़ा सा रह गया सर। आयनाइजेशन पोटेशियम पर मोल लिखा देते, सॉरी फॉर दैट सर। वो ये एटम किया है पर एटम, तो हमें तो 1 मोल की निकालनी है। ये 1 मोल की आयनाइजेशन एनर्जी कैसे आएगी? इसको इतने से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक एटम की इतने एटम की कितनी होगी आयनाइजेशन एनर्जी पर मोल, ऐसे आएगी सर। तो ये आता है 420 किलो जाउल पर मोल, ये आपके पास एनर्जी। ठीक है, समझे बात आप? चलिए अब इसमें अब तो क्वेश्चन और है सर। मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए पढ़ता हूँ, सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो मैं पढ़ता हूँ आपके लिए, आप सुनना, देखते हैं उसका फिर हिंट लिख लेंगे, लिखने की जरूरत ही नहीं है सर। तो ये एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है, मेरे से सुन लीजिए प्लीज। तो व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ ए सोडियम, तो ये है रेडिएशन 300 नैनोमीटर की, और ये सोडियम की सरफेस पे फॉल कर रही है ऐसे 300 नैनोमीटर। ठीक है सर, इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड विद अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इतना, तो ये आ गई सर काइनेटिक एनर्जी। कितनी आ गई सर इसकी? 1.68 10⁵ ठीक है, ये आ गया जाउल पर मोल। ये पर मोल दे रखी है, इसका ध्यान रखने वाली बात है, इसलिए पढ़ा है। व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन? तो हमें थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए सर, ये चाहिए, ये चाहिए थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो कैसे निकालेंगे सर? देखिए 1/2 MB स्क्वायर, ठीक है, अभी देखता हूँ, अभी जस्ट वेट, ये आएगा सर अपने पास। थ्योरी थी एच न्यू नॉट 1/2 MB स्क्वायर, हमें चाहिए अब एच न्यू नॉट, तो ये एच न्यू माइनस 1/2 MB स्क्वायर, तो ये क्या बन गया सर? hc/λ 1/2 MB स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया सर। व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ दैट विल कॉज द एमिशन एनर्जी? ठीक है, एक तो सर ये निकालना हमें थ्रेशोल्ड एनर्जी, ऐसे लिख लीजिए इसको, एनर्जी E T और T सर। ठीक है, यहां से आ जाएगी, सब कुछ पता है ना आपको, लैम्डा पता है, सी पता, ये सब कुछ पता है, करो फिर खुद आप। तो थ्रेशोल्ड आ गया। अब इसको वेवलेंथ में कन्वर्शन भी चाहिए, इसको ये भी चाहिए, ये वेवलेंथ भी चाहिए इसको hc/et, ये वेवलेंथ भी चाहिए कि रेडिएशन वो जो मिनिमम वेवलेंथ होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए जिससे वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। मतलब आपको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की आंसर पूछा है उसने, वो भी आपको निकाल के देना ही पड़ेगा इसको, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका एक इलेक्ट्रॉन एटम। अब यहाँ थोड़ा सा देखते जाते हैं सर हम। ठीक है,
ये आ गया आपका सारा लैम्डा, वो पर मोल है एनर्जी आपके पास। तो ये बन गया आपके पास ये वाला एनर्जी एसोसिएटेड विद वन फोटोन आ गया। तो ये पहले तो बात ये है सर, ये वाला, ये देखिए सर, एक मिनट, अगर आप ये लेते हो ना यहाँ, ये नहीं लिख, अच्छा ये लिख लेंगे, थोड़ा झोल क्या हुआ है वो देखते हैं। यहाँ जो झोल है ना सर बच्चों, ये देखते हैं, ये तो है सर 1 मोल की, ये 1 एटम की, तो HNU इंटू 6.02 10⁻³ आपको करना पड़ेगा, फिर भी आएगी आपके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी 1 मोल की, ये आएगी 1 मोल की थ्रेशोल्ड एनर्जी आपके पास। ये समझने की बात आपको, ठीक है, ये आई 1 मोल की। अब यहाँ फिर वो एक जो वेवलेंथ मांगता है वो पर एटम होती है, इसको फिर इससे डिवाइड करना पड़ेगा आपको, फिर ये एटम की आएगी, ये ध्यान रखना। बाकी इसमें कुछ नहीं करेगी। एक बार दोबारा देखिए, ये दे दिया था उसने सर पर मोल, ये जो हम फंडा कर रहे थे ये 1 एटम का है, पर एनर्जी जब इसमें फिल करेंगे वो 1 मोल की करेंगे, ये एटम की एनर्जी हमारे पास, वेवलेंथ से एटम की एनर्जी आती है, उसके पर एटम आती है, तो इसको हम मोल बनाएंगे इससे मल्टीप्लाई करके, ये माइनस होगी ET आ जाएगा। अब फिर वेवलेंथ निकालनी है, फिर वो एनर्जी पर एटम चाहिए, फिर इससे डिवाइड करेंगे इसको, क्योंकि ये एनर्जी आएगी 1 मोल की, उतने एटम्स की, तो 1 एटम कितनी एनर्जी, इससे डिवाइड कर देंगे, फिर आएगा आंसर। ये ध्यान रखने वाली बात है। बस ये क्वेश्चन में थोड़ा सा देखना आपको, पर मोल है, ये जो आएगी एनर्जी है वो ये वाली जो हम निकालेंगे यहाँ से, जो ये वेवलेंथ डाल के, ठीक है, ये C/λ कर देंगे यहीं, C/λ, तो ये लैम्डा डालेंगे, तो ये तो 1 एटम की बनेगी एटॉमिक लेवल, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मोल की बन जाएगी। ये 1 मोल की पहले दे रखी है पर मोल, तो माइनस कर सकते, पर जो ये आएगी 1 मोल की आएगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी 1 मोल, ठीक है, ठीक है आंसर यहाँ तक। पर फिर हमें चाहिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, वो फिर एक एटम से निकालनी पड़ती है, एटॉमिक एनर्जी से, ठीक है, HC/λ0 थ्रेशोल्ड, पर 1 एटम की तो नहीं है ना, ये एटम बनाना पड़ेगा, इससे डिवाइड करना पड़ेगा। ये आपको थोड़ा सा हिंट है, बाकी आप इसमें कर सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। थ्रेशोल्ड आपको प्लैंक कांस्टेंट थ्योरी पे बताई है मैंने, और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भी बताया, और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस निकालने हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखना। ये दोबारा देखें सर इसको, ये जो भी हम करते हैं, यहाँ वो 1 मोल दे गया, फिर यहाँ से उसने किया तो ये 1 एटम का, तो इससे मल्टीप्लाई करके 1 मोल बनाया, माइनस कर दिया, थ्रेशोल्ड आ गया। फिर वो कहता थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालो, फिर वो एटम से निकालनी पड़ती है, पर एटम एनर्जी से, तो फिर पर मोल वाली एनर्जी को फिर इससे डिवाइड किया, तो फिर वो एटम की आया। इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं और हम फिर आगे चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका हो गया, उसके आगे आगे बढ़ते जाएंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर बढ़ रहा है, अच्छा लग रहा है तो आप पढ़ते रहो, इसको देखते रहो, थोड़ा बहुत लगता है कई बार, वो आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपको आदत पड़ती जाएगी। कोई प्रॉब्लम डाउट हो तो आप थोड़ा चेकआउट करें, इसको 1-2 बार सुनिए, नोट्स बनाएं इसके, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, फ्रेंड्स को बोलिए आपको वी नीड सब्सक्राइबर, ठीक है। तो आगे मिलेंगे फिर, ठीक है सर, ओके।